लाइफ प्रोसेसेस में जो हमें टॉपिक आज स्टार्ट करना था, दैट इज योर ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। कौन सा टॉपिक करना था? ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। अब अगर हम देखें ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, तो हम जो भी खाना खाते हैं उस खाने का हमारी बॉडी में, तो ऐसे कौन देखता है? फाइन। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की अगर हम बात करेंगे तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो हेल्प करता है डाइजेशन प्रोसेस में। अब बात करेंगे कि डाइजेशन क्या होती है, राइट? तो डाइजेशन कुछ नहीं होती, इट्स अ ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। सपोज मैंने पिज्जा खाया, बर्गर खाया, चपाती खाई, अब वो मेरी बॉडी में उसी फॉर्म में तो नहीं घूमेगी, तो हमारी बॉडी उसे क्या करेगी? ब्रेक करेगी। तो आपका जो डाइजेशन होता है दैट इज योर ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस इनटू सिंपलर वन, राइट? जो भी हम कॉम्प्लेक्स खाएंगे उसका सिंपलर फॉर्म में ब्रेकडाउन होना ही क्या होगा? डाइजेशन होगा, राइट? तो इनडायरेक्टली जो भी हम खाना खा रहे हैं उसे उसकी सिंपलेस्ट फॉर्म में तोड़ना, जिसके लिए ह्यूमंस के अंदर ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल होती है। ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल इज प्रेजेंट, राइट? जो हमारा डाइजेशन का पूरा प्रोसेस परफॉर्म करेगी। ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल जो होती है ये हमारी माउथ से लेकर एनस तक होती है। कहां से? माउथ टू एनस। तो सबसे पहले हम बात करेंगे माउथ की। अगर हम लोग माउथ की बात करें तो इसमें सबसे पहले हमें ये याद रखना है कि हमारे माउथ में सेलिवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। माउथ में कौन से ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं? सेलिवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, राइट? और ये ग्लैंड्स रिलीज करते हैं एक एंजाइम को। सेलिवरी ग्लैंड्स क्या रिलीज करेंगे? एक एंजाइम रिलीज करेंगे। उस एंजाइम का नाम है सेलिवरी अमाइलेज। उस एंजाइम का नाम क्या है? सेलिवरी अमाइलेज, और आप उसे पटाइलिन भी बोल सकते हो। अब ये सेलिवरी अमाइलेज रिलीज करता है सलाइवा को, राइट? और ये सलाइवा क्या करेगा? हमारे खाने में जितनी भी शुगर है उसे कन्वर्ट कर देगा माल्टोस में। किसमें कन्वर्ट कर देगा शुगर को? माल्टोस में। अब आप सोचोगे कि क्या सारे खाने में जितना भी शुगर कंटेंट है क्या वो सारा कन्वर्ट हो जाएगा माउथ में? नहीं, हार्डली सिर्फ 3% आप ले सकते हैं अप्रॉक्स जो कन्वर्जन होता है। सो माउथ में सेलिवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। ग्लैंड्स एक एंजाइम रिलीज करते हैं। अब एंजाइम होते क्या है? हम एंजाइम को बोलते हैं बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। एंजाइम को क्या बोलते हैं? बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। बायो मतलब लिविंग, कैटलिस्ट मतलब समथिंग जो हमारे कन्वर्जन को स्पीड अप कर दे। मतलब अगर हमारी कोई रिएक्शन हो रही है तो उस रिएक्शन को बहुत जल्दी करवा दे, राइट? तो माउथ में सेलिवरी ग्लैंड्स है, सेलिवरी ग्लैंड ने एंजाइम रिलीज करा, सेलिवरी अमाइलेज और पटाइलिन। ये पटाइलिन क्या रिलीज करेगा? सलाइवा। और वो सलाइवा हमारे खाने में जो शुगर है उसे किसमें कन्वर्ट करेगा? माल्टोस में कन्वर्ट करेगा। सारा खाने में से शुगर कन्वर्ट नहीं हो जाती, सिर्फ 3% यहाँ पर आपका कन्वर्जन होगा। अब अगर हम बात करें तो माउथ से जो जाएगा खाना वो जाएगा हमारी फूड पाइप में। फूड पाइप को हम क्या बोल सकते हैं? ईसोफेगस भी बोल सकते हैं। फूड पाइप को क्या कह सकते हैं? ईसोफेगस। अब बात आती है कि ऐसी कौन सी मूवमेंट है? ऐसा तो नहीं है कि मैंने खाना खाया और वो खुद अंदर चला जाएगा हमारी बॉडी में, राइट? सो देयर इज अ मूवमेंट जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल में थ्रू आउट हो रही होती है, जिसकी वजह से जो खाना है वो हमारे माउथ से पूरी एलिमेंट्री कैनाल में मूव करता है। तो वो मूवमेंट का नाम है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। क्या नाम है उसका? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। अगर मैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट की बात करूं, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट अगर एनसीईआरटी के लैंग्वेज में देखेंगे तो होती है रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स। इसका मतलब क्या है कि हमारी मसल पहले कॉन्ट्रैक्ट करेगी, जब हमारी मसल ने कॉन्ट्रैक्ट करा तो ये खाना यहाँ पे आ जाएगा, राइट?
उसके बाद नहीं, नीचे से चौक नहीं पकड़ना, नहीं गिरेगा। समझो, अब यहाँ पे मसल ने कॉन्ट्रैक्ट करा तो खाना यहाँ पे आ गया। अब क्या होगा, ये मसल रिलैक्स करेगी, मतलब अपनी पोजीशन में वापस जाएंगी, तो ये खाना फिर नीचे मूव कर जाएगा, राइट। तो जो हमारी मसल्स होती है वो कॉन्ट्रैक्ट करती है, तो खाना यहाँ पे आ गया, फिर ये वापस से जब रिलैक्स करेंगी पीछे जाएंगी तो ये खाना नीचे आ जाएगा। जब ये खाने का पार्टिकल नीचे आएगा, अगेन ये मसल्स विल कॉन्ट्रैक्ट, तो ये रिदम के साथ हो रहा है, राइट। कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, तो योर पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट इज रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स, जो हमारी पूरी एलिमेंट्री कैनाल में होता है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट है, राइट। और इसको आप क्या लिख सकते हो, rhythmic contraction and relaxation of muscles। इसी मूवमेंट की वजह से जो हमारा खाना है वो हमारी आगे प्रोसीड करेगा, आगे जाएगा, फाइन। तो माउथ से हमारा खाना फूड पाइप में आ गया, फूड पाइप से अब हमारा खाना कहां जाएगा, फूड पाइप से अब हमारा खाना जाएगा स्टमक में। फूड पाइप से कहां जाएगा खाना हमारा, स्टमक में। अगर हम स्टमक की बात करेंगे तो स्टमक के पास क्या होता है, स्टमक के पास गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं। कैसे ग्लैंड्स होंगे, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। अब ये गैस्ट्रिक ग्लैंड तीन चीजें रिलीज करता है। पहले ये रिलीज करता है HCl, देन योर म्यूकस, और रिलीज करता है हमारा प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम को। किसको रिलीज करेगा, प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम को। अब अगर हम इसे थोड़ा डिटेल में पढ़े तो इट इज योर कि स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स क्या सिक्रीट करते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसका नाम हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, राइट। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, फिर रिलीज होता है म्यूकस और हमारा प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम। अगर मैं प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम को भी स्पेसिफाई करूं तो वो है पेप्सिन। अब होता क्या है, हमारे स्टमक में जो HCl है वो इसीलिए रिलीज होता है ताकि वो स्टमक के एनवायरनमेंट को एसिडिक बना पाए। क्या बना पाए, एसिडिक। कीवर्ड्स लिखेंगे क्योंकि आपके साइंस के पेपर में कीवर्ड्स इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आपको कीवर्ड्स भी पता हुए, यू विल बी एबल टू कंटिन्यू विद योर एग्जाम, राइट। तो हमारा जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है वो कैसा मीडियम क्रिएट करेगा, एसिडिक मीडियम क्रिएट करेगा। क्वेश्चन आता है कि ये एसिडिक मीडियम क्यों क्रिएट करता है, क्योंकि इस एसिडिक मीडियम में जो प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम पेप्सिन है ये एक्टिवेट होगा। एक्टिवेट का मतलब क्या है, जैसे क्लास में नींद आ रही होती है पर डांट पड़ने के बाद आप सब एक्टिवेट हो जाते हो, तो दैट इज योर एक्टिवेशन, राइट। तो इट इज योर प्रेजेंट इन द स्टमक, बट ये इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होता है, मतलब कोई काम नहीं कर रहा होता। जब HCl रिलीज होगा तो ये इसको भी एक्टिवेट कर देगा कि अब तुझे काम करना है। अब प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम ऑफ कोर्स क्या करेगा, प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा। अब बात आती है म्यूकस की। अगर कहीं पर भी हमारा एसिड प्रेजेंट होता है तो हमें पता है कि वो बहुत हार्मफुल होता है, राइट। तो अगर हमारे स्टमक में HCl रिलीज हो रहा है तो उसकी वजह से जो स्टमक की वॉल है वो भी डैमेज हो सकती है, राइट। तो म्यूकस करता क्या है, म्यूकस हमारी स्टमक की वॉल को प्रोटेक्ट करता है। किससे प्रोटेक्ट करता है, HCl से प्रोटेक्ट करता है कि हमारी स्टमक की वॉल डिग्रेड ना हो जाए, खराब ना हो जाए, या हमें अल्सर जैसी सिचुएशंस ना हो जाए। तो यहां तक कोई डाउट। अब जो खाना है वो स्टमक से निकलेगा, तो एग्जिट ऑफ फूड फ्रॉम स्टमक, जब हमारा खाना स्टमक से निकलता है, कौन सी मसल से निकलता है, स्फिंक्टर मसल। हाँ जी, एग्जिट ऑफ फूड फ्रॉम स्टमक, मतलब हमारा खाना जो स्टमक से निकलेगा वो कौन सी मसल से निकलता है, हमारी स्फिंक्टर मसल से निकलता है। अब बात आती है कि खाना अगर स्टमक से निकला है तो कहां जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन। तो अब हमें किसके बारे में पढ़ना है, स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में पढ़ना है। यहां तक कोई डाउट। खाना हमारा स्मॉल स्टमक से निकले, स्टमक से निकलने के बाद कहां जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा। सबसे पहले इधर से जो क्वेश्चन बोर्ड में आता है या प्री बोर्ड में बहुत ज्यादा देखा जाएगा तो वो ये आता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन की जो लेंथ होती है ना वो डिफर करती है।
लेंथ डिफर करती है का मतलब है कि हर्बीवोरस में जो इसकी लेंथ होगी वो अलग होगी, कार्निवोरस में जो इसकी लेंथ होगी वो क्या होगी, अलग होगी। अब ऐसा होता क्यों है, तो ये ध्यान से सुनना, राइट। क्यों होता है, क्योंकि हर्बीवोरस जो खाना खाते हैं, हर्बीवोरस क्या होते हैं, जो घास खाते हैं, राइट। हर्बीवोरस आ रही हो ग्रास ईटिंग एनिमल्स, राइट। तो जो वो ग्रास खाते हैं उसके अंदर होता है सेल्यूलोज, राइट। और सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने के लिए बहुत ज्यादा टाइम लगता है, लेकिन कार्निवोरस खाते हैं मीट जो इजीली डाइजेस्ट हो जाता है। इसीलिए हर्बीवोरस की स्मॉल इंटेस्टाइन का जो साइज है वो थोड़ा बड़ा होगा एज कंपैरिजन विद योर कार्निवोरस। तो स्मॉल इंटेस्टाइन हमारी जो लेंथ है वो इसी केस में डिफर करती है, क्योंकि हर्बीवोरस की जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो बड़ी होती है, बिकॉज इट टेक्स टाइम टू डाइजेस्ट सेल्यूलोज। लिख लेना, मेक श्योर नोट में आएगा, अगर नहीं लिखा हुआ है तो मार्क नहीं करा हुआ है। हर्बीवोरस की जो लेंथ होगी वो बड़ी होगी बिकॉज इट टेक्स टाइम टू डाइजेस्ट सेल्यूलोज। सिर्फ इतना ही आंसर लिखना है, हाँ सिर्फ इतना ही, दैट इट टेक्स टाइम टू डाइजेस्ट सेल्यूलोज, देयरफॉर इनकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उनका साइज बड़ा होगा। अब अगर हम बात करें तो हमारा खाना जो स्टमक से आया है वो कैसी मीडियम से आ रहा है, एसिडिक से, तो खाना भी क्या होगा, एसिडिक। तो इनडायरेक्टली स्मॉल इंटेस्टाइन में कैसा मीडियम होता है, एल्केलाइन। अब आएगा कि यहाँ पे एसिडिक था तो यहाँ पे एल्केलाइन कैसे हो गया, द रीजन इज क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन में आपके पास दो सिक्रीशन आती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में दो सिक्रीशन आती है, लीवर से बाइल जूस आता है और पेनक्रियास से पेनक्रियाटिक जूस। तो हमारा यहां से लीवर से आता है एक बाइल जूस और पेनक्रियास से आता है पेनक्रियाटिक जूस। लीवर से बाइल जूस और पेनक्रियास से पेनक्रियाटिक जूस। अब बात करते हैं कि लीवर जो बाइल जूस भेजता है, राइट, इन दोनों की वजह से ही यहाँ का मीडियम एल्केलाइन हो जाता है, मींस एसिडिक नहीं रहता है, बेसिक हो सकता है, राइट, बट नॉट एसिडिक। अब होगा क्या, ये जो बाइल जूस है ये करेगा इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। ये बाइल जूस हमारा क्या करता है, बाइल जूस हमारा क्या करेगा, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। इसका मतलब होता है, इमल्सिफिकेशन का मतलब क्या है कि जो फैट के बड़े बड़े ग्लोब्यूल्स है, बड़े बड़े पार्टिकल है, उनको छोटे छोटे पार्टिकल में तोड़ देना। अब ऐसा होता क्यों है, क्योंकि बाइल जूस के अंदर बाइल सॉल्ट होता है, बाइल जूस के अंदर बाइल सॉल्ट होता है, बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन, और ये सॉल्ट क्या करता है, फैट के बड़े बड़े पार्टिकल को छोटों में कन्वर्ट कर देगा, और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। और कहीं ना कहीं बाइल जूस एल्केलाइन मीडियम भी क्रिएट करता है और साथ साथ लाइपेज को भी एक्टिवेट करता है, राइट। तो ये एसिडिक मीडियम भी क्रिएट करेगा और क्या करेगा, लाइपेज को एक्टिवेट करेगा। कौन लाइपेज को एक्टिवेट करेगा, हमारा बाइल जूस। अब बात आती है कि पेनक्रियाटिक जूस क्या करेगा, पेनक्रियाटिक जूस के पास होता है ट्रिप्सिन, पेनक्रियाटिक जूस के पास क्या होगा, ट्रिप्सिन और लाइपेज, राइट। अब देखा जाए तो पेनक्रियाटिक जूस के पास लाइपेज है पर उसको एक्टिवेट कौन कर रहा है, बाइल जूस, राइट। अब ट्रिप्सिन किस पे काम करता है बताओ, ट्रिप्सिन प्रोटीन का डाइजेशन करता है। ट्रिप्सिन किसका डाइजेशन करेगा, प्रोटीन का। नोट्स में चेक कर लो बेशक, हाँ बट चेक कर लो, बताऊंगी ना, पहले ट्रिप्सिन का बताओ, लिखवा रखा है ये तो, करवा रखा है, बताओ जल्दी देखो ट्रिप्सिन। हाँ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में देखो, ये तो क्लास में बता भी रखे कि पेनक्रियास पे क्या करेगा वो, ऑन द बैक साइड, पीछे वाली तरफ पे, हाँ ये ना पेनक्रियाटिक एंजाइम टू एड बाइल इधर ट्रिप्सिन देखो कहाँ है, ये रहा ट्रिप्सिन फॉर डाइजेस्टिंग प्रोटीन, लाइपेज फॉर ब्रेकिंग डाउन एमल्सिफाइड फैट। पढ़ा होने के बाद भी नहीं बता रहे,
तो ट्रिप्सिन क्या करेगा, हमारे प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा, राइट। तो हमारा इनडायरेक्टली अगर हम लिखे कहीं पे तो उधर से यहां लिख देते हैं आप थोड़ा सा सीधे दूसरे से। तो ट्रिप्सिन क्या करेगा, हमारा प्रोटीन का डाइजेशन एंड लाइपेज करेगा डाइजेशन ऑफ इमल्सिफाइड फैट। अब अगर हम बात करें तो जो पेंक्रियाज के पास पेंक्रियाटिक जूस था उसके अंदर हमारे पास ट्रिप्सिन और लाइपेज था। ट्रिप्सिन हमारे प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा और लाइपेज क्या करेगा, जो फैट को बाइल जूस में तोड़ा है लाइपेज उसको और तोड़ेगा, लाइपेज उसको क्या करेगा और तोड़ेगा। तो अगर देखा जाए आएगी स्मॉल इंटेस्टाइन में थे, लेकिन अभी तक काम किसने करा है, सिर्फ लीवर और पेंक्रियाज ने। तो लास्ट में होगा क्या, जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है उसकी वॉल्स भी रिलीज करेंगी। सपोज मेरी ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, ठीक है, परफेक्ट डायग्राम ये जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग कि ये स्मॉल इंटेस्टाइन है। तो इस स्मॉल इंटेस्टाइन की जो वॉल्स होंगी वो रिलीज करती है इंटेस्टिनल जूसेस, मतलब अब जो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन है वो भी कुछ ना कुछ रिलीज करेगी और अब वो फाइनल डाइजेशन कर देगी। फाइनल डाइजेशन मतलब प्रोटीन को एमिनो एसिड में कन्वर्ट कर देगी, राइट। तो इनडायरेक्टली आपका जो फाइनल डाइजेशन होगा उसके अंदर होगा क्या, प्रोटीन आपका एमिनो एसिड में कन्वर्ट, कार्बोहाइड्रेट आपका ग्लूकोज में कन्वर्ट, राइट, और फैट आपका फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट। तो इनडायरेक्टली अगर हम देखा जाए तो स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट डाइजेशन हो चुकी है, स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट डाइजेशन हो चुकी है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन को एक और चीज बोल सकते हैं, दैट इट इज अ साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन। स्मॉल इंटेस्टाइन कैसी साइट है, कंप्लीट डाइजेशन की साइट है, मतलब ये एक ऐसी जगह है जहां पर सारी चीजें अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। अब अगर हम बात करें तो अब जो हमारा यहाँ से डाइजेस्टेड फूड है, सारा खाना टूट चुका है, सिंपलेस्ट फॉर्म में आ चुका है, तो अब क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होगा। क्या होगा, एब्जॉर्प्शन। तो उसके लिए स्मॉल इंटेस्टाइन के पास फिंगर लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट होती है जिसका नाम होता है विली। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जैसे हमारी फिंगर खुलेगी, सरफेस एरिया बढ़ा रही है, वैसी चीज हमारी विली करेगी, राइट। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारे पास एब्जॉर्प्शन के लिए विली प्रेजेंट होती है, यहां पे लिख लेते हैं विली। फाइन। तो अगर हम विली की बात करेंगे, विली फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है जो क्या करेगी, स्मॉल इंटेस्टाइन में सरफेस एरिया बढ़ा देगी। जब वो सरफेस एरिया बढ़ा देगी तो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। तो क्वेश्चन आ सकता है, हाउ स्मॉल इंटेस्टाइन इज डिजाइंड फॉर मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन और फॉर परफॉर्मिंग द फंक्शन ऑफ एब्जॉर्प्शन। तो उसका आंसर होगा विली, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ विली। अब जो खाना बच गया, सारा खाना तो बॉडी डाइजेस्ट नहीं करेगी, देयर विल बी सम फूड जो बॉडी छोड़ देगी, डाइजेस्ट नहीं करेगी, राइट। तो जो खाना बच गया है वो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन से जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन में, और लार्ज इंटेस्टाइन क्या करेगी, उसमें से सारा पानी एब्जॉर्ब कर लेगी और बचे हुए खाने को आगे भेज देगी। फिर लास्ट में वो खाना हमारा एनएस के थ्रू बॉडी से बाहर आ जाएगा विद द हेल्प ऑफ एनल स्फिंक्टर। तो यहाँ पर हमारा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम खत्म होता है।
जिसके अंदर ये यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। सपोज कर लो माउथ से आ जाएगा, व्हाट विल हैपन इफ salivary amylase is absent or salivary amylase is not working, right? Next आ जाएगा, give the function of pepsin, hydrochloric acid, salivary amylase, trypsin, right? तो यहाँ से ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हर एक चीज। यहाँ से क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स 3 मार्क्स में बहुत आराम से बन सकता है। तो इतना करके आना, नेक्स्ट क्लास में हम आगे का टॉपिक करेंगे।